आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। आप तक टाइम्स न्यूज की टीम से मिले भाई असद, जो ब्लड डोनेशन कैंप और जरूरतमंद लोगों को राशन फ्री, हार्ट ऑपरेशन फ्री, आई ऑपरेशन फ्री करवाना असद भाई का सोशल वर्क है। देखते हैं महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख अजीत जब्बार शेख की रिपोर्ट। धन्यवाद। आज हमारे साथ में ब्रदर असद सैयद जुड़े हैं, जो अंधेरी लोखंडवाला में रहते हैं और काफ़ी सारा सोशल वर्क करते हैं। इनकी खुद की संस्था भी है और इन्होंने काफ़ी सारा ब्लड डोनेशन कैंप, आइस चेकअप कैंप वगैरह किए हैं काफ़ी सारे। तो आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि असद भाई, आप क्या बोलना चाहोगे कि आप जो इतना सोशल वर्क करते हो, आपकी इतनी बड़ी जो टीम है और मुंबई में आप जो कर रहे हो अभी ये सब कैंप वगैरह, तो आप अपने बारे में और अपनी संस्था के बारे में क्या बोलना चाहोगे? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले सबका धन्यवाद करता हूँ और सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम जो लोग मुझे देख रहे हैं। और मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जैसे हम अभी यहाँ से एक सोशल कॉज को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका मेन रीज़न है जैसे कि अभी बहुत सारे संस्थाएं काम कर रही हैं और सारे संस्थाओं को हमारा बिल्कुल सपोर्ट भी रहेगा। और क्योंकि हम भी एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है नेनु सैतम समाजम कोसम। ये एक तेलुगु वर्ड है, मैं साउथ से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैंने तेलुगु वर्ड में एक संस्था को एक चालू किया है और जिसका इंग्लिश में इसका अर्थ होता है आई एम रेडी फॉर द सोसाइटी और हिंदी में अर्थ होता है मैं समाज के लिए तैयार हूँ। और मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ हमारा जो संस्था है इसका मेन मोटिव है कि सर्विंग नेशन थ्रू मोटिवेशन। हम मोटिवेशन के ज़रिए हम हिंदुस्तान की खिदमत कर रहे हैं। जैसे कि अभी हिंदुस्तान में 65% यूथ है, 65% युवा है, तो इसके लिए ये सबसे बड़ी ताकत है हिंदुस्तान की। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आशीष भाई, ये सबसे बड़ी ताकत है। और जितना पैसा हिंदुस्तान से लूटा गया है आज तक, जैसे कि माल्या हो या फिर बहुत से सारे लोग, नीरव मोदी हो, ऐसे बहुत से सारे लोग ने पूरे हिंदुस्तान से आज तक 9 करोड़ रुपया लूट चुके हैं। अगर वो पैसा आज हिंदुस्तान के पास होता तो हिंदुस्तान कहीं और रहता। हिंदुस्तान अगर वो पैसा हिंदुस्तान के पास रहता तो एक साल के लिए सारे हिंदुस्तान की जितनी भी जनता है 1,40,00,000 सारी जनता को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मुफ्त में इलाज कर सकते हैं। अगर उतना पैसा हमारे पास रहता तो इतना पैसा हम लोग से लूटा गया है। और ये सब मेन लूटे जाने का मेन कारण है कि ये अभी जो हिंदुस्तान में जो अभी लीडिंग पार्टी है जो कि बीजेपी, ये गलत लोगों के हाथ में चली गई है। अभी हिंदुस्तान जो है ये गलत लोग यानी कि जिनको हिंदुस्तान चलाना नहीं आता उन लोग के हाथ में अभी हिंदुस्तान चला गया है, इसलिए इतना पैसा लूटा गया है। मैं बताना चाहूँ क्योंकि ये सब पॉलिटिकल लीडर्स का सपोर्ट रहता है उन लोगों को। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जो भी है अभी इसको यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा जो संस्था है ये ब्लड डोनेशन पे भी काम करता है। और ब्लड डोनेशन जैसे कि हम देख सकते हैं आज हिंदुस्तान में एक दिन में 30,000 ब्लड पैकेट्स का ज़रूरत होता है। एक दिन में पूरे 30,000 ब्लड पैकेट का ज़रूरत रहता है। तो इसलिए हिंदुस्तान में 65% युवा है। अगर हर युवा आगे बढ़कर खून देगा तो एक दिन हम लोग खून की कमी की वजह से लोगों को मरने से बचा सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर। और ये सबसे शर्मिंदगी की बात है कि इतना ज़्यादा यूथ होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में आज एक दिन में 30,000 ब्लड पैकेट्स की ज़रूरत आने के बावजूद भी खून की कमी से बहुत लोग मर रहे हैं। जैसे कि तलेसेमिया पेशेंट्स हो गया है, कैंसर पेशेंट्स हो गया है, डायलिसिस पेशेंट्स हो गए हैं। इन लोगों को खून की बड़ी ज़रूरत रहती है। और हम लोग चलाते हैं फ्री मेडिकल कैंप्स, जिसमें फ्री मेडिकल कैंप हम लोग चलाते हैं। आंध्रा में पहले हम लोग चलाते थे, अभी हम लोग यहाँ भी चालू करने वाले हैं। जैसे कि मैंने ब्लड डोनेशन का बताया है, ये हम लोग ने आज से ठीक 10 दिन पहले हम लोग ने नायर हॉस्पिटल में भी ब्लड कैंप किया है, जो कि बॉम्बे में है, ओल्ड बॉम्बे में। वहाँ पे हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप चलाया है। वहाँ पर भी 65 लोगों से ज़्यादा खून दिया है एक दिन में। ऐसे कैंप अगर रोज़ हिंदुस्तान में चलते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात रहेगी। ऐसे कैंप अगर चलते रहेंगे तो युवा खुद आगे बढ़कर आएगा, क्योंकि चेंज जो होता है वो हमारे से शुरू होता है। हम बैठे रहेंगे समाज में बदलाव आना चाहिए, समाज में बदलाव आना चाहिए। अगर समाज में बदलाव आना चाहिए ये हम सोच रहे हैं तो सारा समाज भी यही सोच रहा है कि समाज में बदलाव आना चाहिए। इसलिए हम लोग को पहले
हमारी ओर से चेंज स्टार्ट होएगा। यानी कि जो भी चेंज आना होगा ये हमसे चेंज आना चाहिए। जिस तरह से हम देख सकते हैं 1,40,00,000 की आबादी होने के बावजूद भी आज हिंदुस्तान में बहुत सी सारी संस्थाएं 140 करोड़ होने के बावजूद भी आज हिंदुस्तान में जैसे कि हम देख सकते हैं एक दिन में 14,700 लोगों की मौत होती है हिंदुस्तान में। अगर सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो एक दिन में 14,700 लोगों की मौत होती है, जिसमें से 8,000 लोग सिर्फ भूख की वजह से मर रहे हैं। इसके लिए हर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं अगर हम लोग फ़िल्टर करेंगे तो जैसे कि मैं आंध्रा में फूड डोनेशन कैंप्स भी किया हूँ बहुत से सारे, और हॉस्पिटल्स में जैसे कि स्ट्रीट रोड साइड बेगर्स रहते हैं और जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, मैं गरीब तो नहीं बोलूँगा, ज़रूरतमंद ही बोलूँगा, क्योंकि और जैसे कि हम देख सकते हैं फूड डोनेशन जो है ये सारे हिंदुस्तान में होना चाहिए, क्योंकि लोग कम से कम भूखे ना मरें और ना तो भूखे मरें। और जैसे कि हम देख सकते हैं हिंदुस्तान अभी भी डेवलपिंग कंट्री ही कहलाया जाता है। एक दिन आएगा जिस दिन डेवलप्ड कंट्री कहला जाएगा। तो इसलिए हिंदुस्तान को अगर डेवलप होना है तो हिंदुस्तान सबसे पहले हिंदुस्तान में हर युवा को बदलना होगा। हर युवा को बदलने की ज़रूरत भी है और हर युवा को बदलना भी होगा, खुद ही से बदलना होगा। किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो बदलेगा हम बदलेंगे, तो ऐसे नहीं होने वाला है। तो ख़ुद को बदलना चाहिए। खुद बदलने से हिंदुस्तान आगे बढ़ता है, क्योंकि हिंदुस्तान अभी जैसे कि चाइना है, चाइना के बाद में हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कहलाता है। तो चाइना जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसी तरह से हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ना चाहिए। और हिंदुस्तान भी आज छोटे छोटे मुल्कों से, छोटे छोटे देशों से लड़ाई करते बैठा है। जैसे कि पाकिस्तान हो गया है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। हमको मुकाबला करना चाहिए अमेरिका से, हमको मुकाबला करना चाहिए चाइना से, तो तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। भाई आपको मैं ये सजेस्ट दूँगा कि आपने देखे होंगे कि एक छोटी सी कंट्री गाज़ा भट्टी ने अगर इज़राइल से लड़ी तो काफ़ी होगा, तो हम किसी से लड़े क्यों? हम खुद ही अगर एक कैपेसिटी के ऊपर अगर जाते हैं, अगर हमारी आर्थिक व्यवस्था ऊपर जाती है, हमारी जीडीपी ऊपर जाती है, तो इसमें लड़ाई झगड़े की क्या बात है। और हिंदुस्तान तो लड़ता नहीं है। एक्चुअली ये क्या हो जाता है कि कोई भी विवाद अगर होता है तो हिंदुस्तान को अपनी आवाज़ उठाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर नहीं उठाएंगे तो इतना बड़ा देश है हमारा जी। तो वो वजह से हम एक नाम और मुकाम रखते हैं कि सेकंड नंबर की आबादी हमारी आती है चाइना के बाद में, और काफ़ी सारी चीज़ों में हिंदुस्तान आ गई। तो हिंदुस्तान लड़ता नहीं है, विरोध करता है। अगर कोई अपराध करे या कोई उसका वो करे। बिल्कुल, जिस तरह से अजीज़ भाई आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लड़ने का मतलब मेरे हिसाब से जंग करना ऐसा कुछ नहीं है, मुकाबला करना है। जैसे कि वो वहाँ पे जिस तरह की अभी हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है अमेरिका के अंदर, उसी तरह से हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीर आदमी को जो मेडिसिन मिलता है वही गरीब आदमी को भी मिलना चाहिए। मैं इस चीज़ के हिसाब से मुकाबले की बात कर रहा हूँ। और जैसे कि अजीज़ भाई आप कह रहे हैं कि आवाज़ उठाना चाहिए, ये 100% सही है कि हर चीज़ पे आवाज़ उठाना चाहिए। अगर कुछ गलत होता है हिंदुस्तान के लोगों के साथ में, हिंदुस्तानियों के साथ में अगर कुछ गलत होता है तो आवाज़ उठाना बाकायदा ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग हैं जो सब्सिडी स्कीम के अंदर अपना इलाज करवाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी सारी स्कीम निकाले हैं। और सब्सिडी स्कीम के साथ साथ जैसा ज्योतिबा फुले वगैरह ये सब काफ़ी सारी चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि वो सब चीज़ों का लाभ सभी उठा पाते, या मतलब आप जो कर रहे हो तो आप अपनी तरफ से उनको सहायता पहुंचा रहे हो, या आपका जो मोटिव है वो आप अपने एनजीओ के ज़रिए प्रोवाइड करवाना चाहते हो कि लोगों का एक बेस बताना चाह रहे हो? जी, जैसे कि मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि स्कीम्स तो बहुत सारे आ रहे हैं। अगर आपने स्कीम की बात की है तो मैं बताना चाहता हूँ, स्कीम्स अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोगों तक पहुँच क्यों नहीं रही? इसीलिए हम लोग एनजीओज़ को काम करना पड़ता है। अगर स्कीम सही तरह से काम करती है, अगर स्कीम सही तरह से लोगों तक पहुँचती है तो एनजीओज़ को इतना तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जिस तरह से असद भाई आप बोल रहे हो कि स्कीम लोगों तक नहीं पहुंचती है, तो ये एक असद भाई का मुद्दा है कि असद भाई बोले कि ना स्कीम बनती है लेकिन लोगों तक पहुंचती नहीं। ये चीज़ रियल है
कि काफ़ी सारे लोग होते हैं कि किसी को कोई बीमारी आ जाए या कुछ भी, तो वो लोग छोटी मोटी बीमारी के लिए एनजीओ वालों को ढूंढते हैं। और उसके अंदर कुछ लोग जो ना मतलब नॉलेज भी नहीं होता, वो लोग कार्ड बनाते हैं अपना एनजीओ वगैरह का और लोगों को गुमराह करते फिरते हैं। तो जब जैसा कि ना एक गवर्नमेंट स्कूल होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, ऐसा गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती है तो वो हॉस्पिटल के अंदर ही प्रोवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसान का मरीज़ हॉस्पिटल में और उसके घर वाले बाहर भागते फिर रहे कि हमारे मरीज़ का इलाज फ्री में हो जाए या उनको वो चीज़ प्रोवाइड हो जाए। तो अगर वो चीज़ अगर गवर्नमेंट दे रही है तो वो हॉस्पिटल के अंदर ही उनको डायरेक्टली मिलना चाहिए, ये रियलिटी है। जी, मैं यही जब बताना उनको गवर्नमेंट अगर डायरेक्टली अगर देने लगेंगी तो वो लोग को 10 जगह भागने की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल से 100 में से 50 लोग को स्कीम मिल जाती होंगी, 50 लोग को नहीं मिल पाती होंगी करके 50% लोग जो ना मतलब फिर भी जो ना थक हार के कर्ज़े वगैरह उठा के घर वर बेच के अपना इलाज वगैरह करवा लेते हैं। या बच्चों का अगर अच्छी स्कूल में एडमिशन करना है तो वो लोग जो कर्ज़ा वगैरह लेके या लोन वगैरह लेके अपना एडमिशन बच्चों का करवाते हैं। तो आपका क्या नज़रिया है कि मतलब ये चीज़ पे कोई बंदा काम करना चाहिए, कोई मतलब पर्टिकुलर एक संस्था काम करना चाहिए कि गवर्नमेंट खुद वो चीज़ का एक बंदा वहाँ पे मौजूद रखे कि भाई ये हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉइज़ अगर वो नहीं करा तो उसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन उठावे कि ये क्यों नहीं कर रहा है? जी, जैसे कि आपने पूछा है एजुकेशन लोन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एजुकेशन लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में अगर सही तरह से एजुकेशन मिलता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सही तरह से मरीज़ को इलाज मिलता है तो फिर एजुकेशन लोन या हेल्थ लोन की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम इस बात से हम इस बात को कंक्लूड करते हैं, अगर जो लीडिंग पार्टी रहती है, रूलिंग तो नहीं बोलूँगा क्योंकि हिंदुस्तान किसी का भी नहीं है, लीडिंग पार्टी ही है, रूलिंग किसी की भी नहीं हो सकती है। और ये लीडिंग पार्टी जो रहती है, जो भी आती है, हिंदुस्तान की आबादी कुछ अपने लिए सोचकर वोट देकर किसी को किसी पद पे बिठाती है ताकि वो उन लोगों के लिए सही काम करे। तो मैं चाहता हूं कि अगर डायरेक्टली अगर पर्सन टू पर्सन मिलता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान बहुत जल्दी आबादी भी बहुत जल्दी डेवलप भी हो जाएगा। और आज की तारीख में जैसे कि हम देख सकते हैं अजीज़ भाई, हिंदुस्तान डेवलप हो रहा है, लेकिन किन चीज़ों में डेवलप हो रहा है? हिंदुस्तान रेप्स में डेवलप हो रहा है, हिंदुस्तान एसिड अटैक में डेवलप हो रहा है, हिंदुस्तान सुसाइड में डेवलप हो रहा है। हर 20 मिनट में एक सुसाइड होता है हिंदुस्तान के अंदर। इसके बारे में क्या कोई बात करता है अजीज़ भाई? नहीं बात करता है। और ये सब का मेन कारण क्या होता है मालूम है? एसिड अटैक हो या रेप केस हो या फिर जैसे कि हम देख सकते हैं सुसाइड हो या फिर मर्डर हो। मर्डर भी तो हम आजकल बहुत देख रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मर्डर हो रहे हैं, और इन सब का मेन कारण है धूम्रपान। जैसे कि सब शराब के सब हावी हो चुके हैं, यानी शराब बहुत पीते हैं, तो ये जहाँ भी होता है, अगर मर्डर होता है तो इसमें देखिए शराब जो मारा रहेगा और जो मरा रहेगा दोनों नशे में रहेंगे। और एसिड अटैक होता है तो भी वो नशे में रहता है, और रेप केस होता है तो भी वो नशे में रहता है, और कोई सुसाइड करता है तो भी वो नशे में रहता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर, और हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा इनकम मिलता है रेलवे से और कॉरपोरेट कंपनीज से, और उसके बाद में शराब की दुकान से, जो कि टॉप मोस्ट 3 में आ रहा है, जो कि आना नहीं चाहिए। ये टॉप मोस्ट 3 में आना ये बड़ी बात नहीं है, ये आ भी गया है, और हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरह से डेवलप भी हो रहा है रेप केसेस में, एसिड अटैक्स में। अगर ये सब बंद करना है तो शराब को बंद करना होगा, और ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है आज का। बहुत सारी जगहों पे शराब बैंड है, और हमने देखे कि वहाँ पे फिर इनलीगल तरीके से जो देसी शराब की भट्टी लगती है उसमें कुछ जहर वगैरह ऐसा चीज़ें पता नहीं मिलाई जाती जिसमें लोग मर जाते हैं। तो ये तो एक मेरे ख्याल से एक ऐसा मुद्दा है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से, कि जब तक गवर्नमेंट उस पर काम नहीं करे। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा कि एनजीओ वाले जो होते हैं तो वो लोग ये, जैसा कि आप इतना अच्छा काम करते हो कि ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगवाते हो, तो मेरा बोलने का ये मतलब होता है कि आप लोग यही चीज़ खुद करते हो तो आप कितना कर पाओगे? एक एनजीओ वाला पर्टिकुलर एक हॉस्पिटल को पकड़ के लाइफ टाइम भी नहीं कर सकता है, रेगुलर भी, क्योंकि वो कब तक करेगा? तो वो चीज़ के अंदर एक पगार दे के गवर्नमेंट अपना एक एम्प्लॉइज़ बिठावे कि भाई यहाँ पे हमारा एक बंदा है जो वो काम करे, तो उससे 100 लोग को ना कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100 में से 10 को कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं
बाकी हो सकता है कि 40% लोग किसी का कांटेक्ट या रेफरेंस से चले जाते हैं, और बाकी के 10-20 लोग जो होते होंगे 10-20%, तो वो जो है ना कुछ सेटिंग वगैरह से या कुछ खर्चा या कुछ अखराजात दे के पूरा करके पहुंच जाते होंगे। बाकी 30% या 40% लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ मिल ही नहीं पाता है। वो रियल में वो लोग जैसा ऑरेंज राशन कार्ड या 1,20,000 के अंदर की स्कीम, ये जो राशन कार्ड की होती है, जो सब्सिडी स्कीम के अंदर प्रोवाइड होती है, अब वो बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में ऐसे होते हैं कि वो रेगुलर उनकी स्कीम में आ रहे वो, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि करके कौन देगा। ये उनको ये चीज़ ही नहीं पता होती है करके कौन देगा। और जाहिर सी बात है कि कोई हॉस्पिटल में तो ऐसा नहीं होता है कि भाई तुम लाओ तुम्हारा राशन कार्ड और हम तुम्हारे को फ्री में करके देंगे, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल एक धंधा बना हुआ है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि तुम लाओ और मरीज़ को एडमिट कराओ। अब 50% से ज़्यादा लोग जो है मज़दूर है, जो नौकरी करते हैं और घर चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी इनकम पे उनका घर चल रहा है। अगर वो पैसा अगर उनका कभी स्कूल में चले जा रहा है बच्चे पढ़ाने में, या कभी अपने माँ बाप या अगर अपने रिश्तेदारों को इलाज करवाने में, या ऐसी कोई चीज़ों पे, तो वो चीज़ जैसा आप पार्टी का सीएम है अरविंद केजरीवाल, तो वो ऐसा नहीं बोलता है कि हमारी आप पार्टी के लोग एक टेबल डाल के बैठेंगे और आप लोग उधर आओ। वो बोलता है कि बस है तो बस ही फ्री चलेंगी लेडीज़ लोग के लिए, जी। बस है तो बस ही फ्री चलेंगी, बिजली है तो बिजली फ्री होंगी। ऐसा नहीं बोलता कि हमारे आप पार्टी के लोग के पास में लेके आओ, पहले राशन कार्ड वगैरह तुम्हारी सेटिंग लगाई जाएंगी, कोई उसमें से जो ना मतलब उनसे फिर कुछ पैसा कमीशन लेगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं। रेगुलर जो एक जन को मिलना है वही 100 को भी मिलना है, और रेगुलर तो वो चीज़ एक प्रॉपर सही तरीका होता है कि गवर्नमेंट हमको देवे, तो वो चीज़ कभी गलत नहीं होती है। और हमारे साथ में अगर गवर्नमेंट अगर नहीं दे रही हो, गवर्नमेंट एक स्कीम बना के छोड़ रही है, तो स्कीम बनाना एक ऐसा होता है कि हमने तुम्हारे लिए एक जैसा रिजर्वेशंस छोड़े, या हमने तुम्हारे लिए एक स्कीम बना के छोड़े, हमने तुम्हारे लिए, तो वो चीज़ जो ना आप उसमें से 100 में से 10 लोग वो चीज़ ले पाएंगे, और 10 लोग को पता ही नहीं चलेगा कि स्कीम क्या है। तो वो चीज़ जो चीज़ जिधर है, स्कूल में है तो स्कूल में मिले, हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में, कि प्राइवेट लोग ये चीज़ का फ़ायदा ना उठा सके। जी, जैसे कि हम देख सकते हैं, आपने जिस हिसाब से सवाल किया है तो हम उसी हिसाब से बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं ब्लड को। मैं ब्लड पे बहुत काम करता हूँ, क्योंकि देखिए सेहत एक सबसे बड़ी नेमत है। सेहत जो है ये सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है आदमी के पास में, अगर सेहत सही हो तो 65% यूथ है हमारे पास में, और उसमें से सेहतमंद यूथ, मतलब जो सेहत रहेगा वही यूथ कहलाएगा। और इतना प्रतिशत यूथ होने के बावजूद भी आज 30,000 ब्लड पैकेट्स की एक दिन में ज़रूरत पड़ रही है। अगर 65% यूथ बराबर अपने हर 3 महीने में एक बार वो खून देता है, क्योंकि खून अमीर भी दे सकता है, गरीब भी दे सकता है, बस वो युवा होना चाहिए, यूथ होना चाहिए, और अंडर 60 ईयर्स होना चाहिए, और प्लस 18 होना चाहिए। वो उसका वेट 50 किलो से ज़्यादा रहना चाहिए, तो वो ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल रहेगा। अगर हर युवा आगे बढ़ के ब्लड डोनेट करता है तो शायद खून की कमी से लोगों का मरना कम हो जाएगा। मैं इस बात से कंक्लूड करना चाहता हूँ कि जैसे कि हम देख सकते हैं, आपने हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात किया, हॉस्पिटल के बारे में, जैसे कि आज स्कीम आने के बावजूद भी 10 लोगों को मिलता है और 10 लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हर हॉस्पिटल में एक ऐसे इंसान को बिठाए जो कि हर स्कीम की नॉलेज रखता हो और सही आदमी को पहुंचाता हो। और कुछ बोलना चाहोगे आप? जी बिल्कुल, जैसे कि हम देख सकते हैं, फूड डोनेशंस के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। फूड डोनेशन एक किसी को खाना खिलाना मतलब किसी की ज़िंदगी बचाना है, किसी की ज़िंदगी बचाना मतलब इंसानियत को बचाना है, और इंसानियत को बचाना मतलब आप जिस कौम में रहते हैं उस कौम की इज़्ज़त को बचाने का नाम, जैसे कि हम देख सकते हैं, इंसानियत है। तो इंसानियत से काम करें, इंसानियत से आगे बढ़ें, और देश बहुत आगे बढ़ेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम हिंदुस्तान को डेवलप्ड देश देखते हुए जाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि असद भाई ने, ब्रदर असद जो है, तो असद सैयद ने बोले कि उनकी जो मेंटलिटी है वो सिर्फ जो ब्लड डोनेशन कैंप और वो आइस चेकअप वगैरह या वो मेडिसिन्स वगैरह के फूड के कैंप रखते हैं। के बारे में भी बताना चाहता हूँ। जैसे कि आंध्र प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ, तो आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है, जो कि ना तो कांग्रेस है ना तो बीजेपी है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एक नई पार्टी एस्टेब्लिश की गई है 13 साल पहले, और इसके मुख्यमंत्री है वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब। ये
बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और ये स्कीम को रिलीज़ करते हैं तो लोगों तक पहुंच भी रही है, क्योंकि ये हर गली में एक ऐसा ऑफिस लगाया है जिसका नाम है सचिवालयम। ये एक तेलुगु वर्ड है और वहाँ से हर घर पे एक वॉलंटियर जाएगा और वो जितना भी स्कीम रहेगा, अगर वो घर वाले उस स्कीम के लिए एलिजिबल है तो बाकायदा वो स्कीम के लिए अप्लाई करवाएंगे और स्कीम को भी लोगों तक पहुंचाएंगे। ऐसा भी व्यवस्था हर जगह हर स्टेट में आना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में एक यूनिक चीज़ है जिसका नाम है APNRTS, आंध्र प्रदेश नॉन तेलुगु रेसिडेंशियल सोसाइटी। यानी कि जो आंध्र प्रदेश से लोग कमाई के लिए बाहर जाते हैं, जैसे कि कुवैत हो गया, कतार, अमेरिका, दुबई, यहाँ पे जो लोग आंध्र प्रदेश के लोग काम कर रहे हैं, अगर उधर उनके लिए कुछ प्रॉब्लम आती है तो आंध्र प्रदेश नॉन तेलुगु रेसिडेंशियल सोसाइटी उसके लिए खड़े हो जाती है। और वो भी YSR कांग्रेस पार्टी की ओर से। YSR कांग्रेस पार्टी में जितने अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ रहते हैं, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर हो गया है, वक्फ बोर्ड मिनिस्टर हो गया है, होम मिनिस्टर हो गया है, ऐसे बहुत से सारे मिनिस्टर्स रहते हैं। तो इसमें ये भी एक अलग संस्था है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में। और जो वहाँ के अभी चेयरमैन है राइट नाउ BH इलियास है। और वहाँ पे हर कौम के आदमी को भी बराबर से सम्मान दिया जाता है, बराबर से इज़्ज़त दी जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर आंध्र प्रदेश एक ऐसा देश है, आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी CM के बाद में जो पोस्ट रहता है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वहाँ वो भी एक मुस्लिम को दिया गया है। हालांकि आज हिंदुस्तान में मुस्लिम को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी आंध्र प्रदेश में पावर मुस्लिम को भी दिया गया है। यानी कि इस बात से मैं इस बात को कंक्लूड करना चाहता हूँ, हाँ, सेक्युलरिज़म बराबर ठहरा हुआ है आंध्र प्रदेश में। और सेक्युलरिज़म के नाम पे अगर किसी CM को रैंक के हिसाब में पूरे भारत देश के अंदर दिया जाएगा तो वो YS जगनमोहन रेड्डी को ही देना चाहिए, क्योंकि बराबर सेक्युलरिज़म पे काम कर रहे हैं, जैसे कि दूसरे स्टेट्स में नहीं हो रहा है और जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में हो रहा है। और APNRTS भी बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर बाहर किसी का डेथ हो जाता है आंध्रा वाले का, या फिर वहाँ पे उसको कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो गवर्नमेंट उसको बराबर सपोर्ट कर रही है, जो कि हम देख रहे हैं। और इसी तरह से जो APNRTS है, ये आंध्र प्रदेश का एक एसोसिएशन है और ये पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप है और ये पॉलिटिकल पार्टी ही चलाता है APNRTS। और ऐसा जो ये एक एसोसिएशन है, ये हिंदुस्तान के हर स्टेट में आना चाहिए, क्योंकि बाहर दुबई, कतार और कुवैत में, सऊदी में, यहाँ पे सिर्फ आंध्रा वाले खुश हैं, क्योंकि उनको वो जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का हुकूमत उनको सपोर्ट में आ रहा है। इसी तरह से अगर हर हिंदुस्तानी जो बाहर काम कर रहा है तो वो अगर वो भी खुश रहना चाहते हैं तो सारे हिंदुस्तान में हर स्टेट में ये लागू होना चाहिए, ये संस्था हर स्टेट में आना चाहिए, जिस तरह से आंध्र प्रदेश में। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखे कि असद भाई का बोलना ये था कि जो लोग अब्रॉड जाते हैं या जो लोग मज़दूर है, तो उनके लिए इनके इधर की जो सरकार है, जो CM है या डिप्टी CM है, तो वो लोग का जो मोटिव होता है, तो वो लोग जो ना अब्रॉड जाने वाले को भी सपोर्ट करते हैं और उनकी जो गवर्नमेंट है वहाँ की, तो वो उन लोग के ऊपर भी नज़र रखती है और उनका सपोर्ट में खड़ी होती है। और जिस तरह से असद भाई ने बताया कि ये जो ना एक अपना ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह ये सब जो चल रहा है इनका, तो इनका मोटिव ये है कि वो चीज़ जो ना पूरे हिंदुस्तान भर में होना चाहिए, क्योंकि इनकी उसकी वजह से, और ये जाहिर सी बात है कि जब किसी का एक्सीडेंट होवे या कुछ भी होवे तो पहली चीज़ उसको खून की ज़रूरत पड़ती है। 50% मौत जो होती है एक्सीडेंट वगैरह से होने वाली की, तो खून जाने से हो जाती है, कि जिसको कोई बचा नहीं पाता है, क्योंकि घर वाले खून ढूंढते रह जाते हैं और वहाँ पर मरीज़ जो हॉस्पिटल में पड़ा रह जाता है। तो अगर वो खून अगर हॉस्पिटल के अंदर अगर ऑलरेडी मौजूद रहेगा तो लोगों की मौत कम होगी करके इनका बोलना ये था कि ज़्यादातर मौतें जो है खून की कमी से हो जाती है। और इनका ये बोलना था कि जिस तरह से संस्थाएं काम करती है, या असद भाई खुद काम कर रहे, तो असद भाई का बोलना ये है कि असद भाई कह रहे कि मतलब ये चीज़ जो गवर्नमेंट खुद एक तरह से जो ना अपना एक बंदा बिठावे, जैसा कि अभी इनसे डिबेट में वो बात किया कि गवर्नमेंट अगर वो चीज़ को अगर बिठाती है, तो गवर्नमेंट जिस तरह से बिठाती है तो कभी भी इंसान के साथ में गलत नहीं हो सकता। एक इंसान के साथ में अगर गलत होगा तो उसके लिए 10 लोग उठ के खड़े होंगे, लेकिन जब कोई बैठा ही नहीं है तो कोई एक अजनबी इंसान भी जो है वो चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है। जिस तरह से संस्था वाले फ़ायदा उठा लेते हैं और संस्था वाले अजनबी लोगों से या कुछ ऐसे लोगों से जो है ना वो इलाज करवाने का भी जो है ना मतलब मुआवजा ले लेते हैं, फ्री इलाज करवाने का भी लोगों को पता नहीं होता है।
तो जिस तरह से आपने देखा कि असद भाई की ये सोच थी कि असद भाई ने अपने डिप्टी सीएम वगैरह और अपने उधर के लोगों को, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इन्होंने बताया कि वो लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मैंने इनके सामने एक सीएम का नाम लिया कि जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता है। तो आप पार्टी के जो नेता है आम आदमी पार्टी के, तो उनका मैंने जिस तरह से जिक्र किया तो असद भाई वो चीज़ को एक्सेप्ट करे और बोले कि हाँ वैसा सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो चीज़ प्रोवाइड कराएंगी तो उसको अगर गलत होता है तो फिर 100 लोग उस पर आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन जब कोई बैठा ही नहीं है तो 100 लोग मिलकर लूटना चालू कर देते हैं अपने अपने हिसाब से। जी बिल्कुल। और मैं जैसे कि देख सकता हूँ आज जिस तरह से आपने हमें मौका दिया है कि लोगों तक हमारी बात भी पहुंचाने का, और जैसे कि हम देख सकते हैं आज की मीडिया भी पॉलिटिकल मीडिया हो चुकी है, जैसे मोदी मीडिया, योगी मीडिया, मैं तो बोलूँगा गोदी मीडिया। और जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत से सारे न्यूज़ चैनल्स भी आ चुके हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में बात करती है। वो न्यूज़ चैनल ही नहीं है अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में बात कर रही है। पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में बात करना चाहिए लोगों को, देश की आवाम को पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करना चाहिए, देश की आवाम को पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में बात करना चाहिए। अगर देश की आवाम पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में बात करती है तो तभी बात करेगी देश की आवाम जब पॉलिटिकल पार्टी लोगों के लिए काम करती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसा आपका भी न्यूज़ चैनल है, आप तक ये आप तक पहुँचेगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये जो बातें हैं अच्छी बातें हैं, ये आप तक पहुँचेंगी इंशाल्लाह। आप लोग सब सुने और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। धन्यवाद। थैंक यू असद भाई। हमारे साथ में कामिल भाई और इमरान भाई भी जुड़े हैं। तो कामिल भाई से हम पूछना चाहेंगे, कामिल भाई आप कुछ इस मुद्दे पे बोलना चाहोगे? भाई जैसे कि असद भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये टॉपिक पे लेके, लेकिन जैसे बोले इन्होंने कि बहुत लोग खून देंगे, इतने सारे लोग खून देंगे तो लोगों को खून की कमी कम हो जाएगी। भाई हॉस्पिटल में खून रहता भी है, फिर भी दवा खाने वाले ना जो मरीज़ों तक के ना खून वो पहुंचाते नहीं है वो टाइम पे। उधर पैसे की डिमांड करते हैं, हर चीज़ की डिमांड करते हैं, चाहे तो वो दे सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है। इंसान भागम दौड़ी में दूर दूर जाके आके उतने में पेशेंट दम तोड़ देता है या किसी का खून मैच नहीं हो पाता उतने टाइम में। तो सब देने के बाद में भी अगर ये चीज़ अगर नहीं हो पाती है मतलब, तो इसको अपन जिम्मेदार लोगों को नहीं ठहराएंगे कि खून नहीं है। खून बहुत सी जगह पे रहता भी और रहता है, वो सब स्टोर करके रखते हैं, लेकिन वो टाइम पे बहुत अफोर्डेबल बात आ जाती है, पैसा इतना नहीं निकल पाता है जिस भाई गरीब लोगों का कि उतना हो जावे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने जो हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर है, इन लोग को सही तरीके से ये बारे में करना चाहिए। जिस तरह से कामिल भाई ने बोले कि हॉस्पिटल में खून होता भी है अगर या नहीं होता है तो बिकता है, अगर होगा भी तो बिकता है खून, और उस वजह से जो घर वालों को कहीं ना कहीं ढूंढने की या भागदौड़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर एक चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, तो वो कैपेसिटी पब्लिक के सामने अगर शो नहीं है तो घर वाले भागते फिरेंगे। और अगर वही चीज़ अगर जो हॉस्पिटल की कैपेसिटी अगर जो शो में है और अगर उसके बाद में अगर हॉस्पिटल अगर कुछ कालाकांडी कर रहा है तो कोई उसके ऊपर केस भी कर सकता है, कोई मीडिया जाके खड़ी हो सकती है या आम आदमी पार्टी या ऑर्डिनरी से लोग जाके खड़े हो सकते हैं कि भाई ये हॉस्पिटल ने शो करा कि हमारे पास में इतना खून है और हमारे मरीज़ को नहीं दे रहा है, तो उसके ऊपर हम इजीली केस कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई हॉस्पिटलों की कोई कैपेसिटी हमारे को पता नहीं चलती है कि कौन से हॉस्पिटल में क्या चीज़ अवेलेबल है करके, और जो भी है तो वो पैसे की बुनियाद पर है, क्या पैसा देना है और तुमको ख़रीद के लेना है। तो जिस तरह से असद भाई लोग काम कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि वो मुकाम पे अगर इन लोगों का काम हो रहा है तो वो चीज़ जो ना, अगर आप लोग हॉस्पिटल को खून दे रहे हो तो वो पब्लिक में शो होना चाहिए कि ये हॉस्पिटल के पास में कितना फ्री का खून पड़ा है करके, तो वो पब्लिक ले पाएंगी। नहीं तो क्या होगा कि आपका खून लेने के बाद में भी वो लोग बोलेंगे खून नहीं है करके मरीज़ को, तो उसको फिर भी उसको ख़रीद के लेना पड़ेगा। वो हॉस्पिटल में अगर 1000 लोग भी ब्लड डोनेशन कैंप करके खून अपना दे रहे और उसके बाद में एक बंदा आके खून मांगने के लिए खड़े होता है तो हॉस्पिटल उसको वो खून बेच कर ही देगा, क्या हम तुम्हारे को फ्री में नहीं दे सकते, ऐसा होता है। तो दोस्तों जिस तरह से बहुत अच्छी मीटिंग हुई
और असद भाई ने हमारे को बहुत अच्छी सी जानकारियाँ दी है, काफ़ी सारी उनकी एनजीओ के माध्यम से, उनके इधर की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके इधर की उसके माध्यम से, और साथ में हमारे इमरान खान भी जुड़े थे और कामिल सैयद वो भी जुड़े हैं, और काफ़ी हमारा अच्छे सा एक डिबेट हुई। तो हम असद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि असद भाई आप हमारे चैनल में आए और हमारे को वक्त दिए और अपनी एनजीओ के बारे में आपने बताया, और आपने अभी जो 10 दिन पहले जो ब्लड डोनेशन कैंप करे थे आपने उसका जिक्र करे और आपके एनजीओ वगैरह के बारे में, तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।